नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ गुरु में और मैं हूं आपके साथ इस प्रोग्राम में शुभांगी ठाकुर। आज अत्याधुनिक इलाज मौजूद होने के बावजूद देश में हर साल लाखों लोग कैंसर का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह है लोगों में जागरूकता की कमी। कई बार तो लोगों को बीमारी का पता ही काफी देर से चलता है और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। वहीं अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इस बीमारी को होने से भी रोका जा सकता है। और आज अपने इस प्रोग्राम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि कैंसर पर, और आपको बताएंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इससे दूर रहा जा सकता है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए संजीवनी हॉस्पिटल से हमने 2 गेस्ट इनवाइट किए हैं। डॉक्टर अर्पण चतुर मोहता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्टिक हैं, और डॉक्टर यूसुफ मेमन हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सीनियर कैंसर सर्जन है। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। थैंक यू। डॉक्टर यूसुफ, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे विस्तार समझना चाहते हैं कि कैंसर क्या है और ये कैसे होता है। देखिए, कैंसर जो है ये कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई जीवाणु नहीं है, ये हमारे शरीर की ही नॉर्मल कोशिकाएं हैं। जब कोई शरीर की कोशिकाओं में इरिटेशन होता है तो कोशिकाओं के जीन या DNA में डैमेज होने की वजह से वो जो है उसकी प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो जाती है और वो अनियंत्रित ढंग से संख्या में बढ़ने लगती है, तो कहीं पे गांठ का या कहीं अल्सर का रूप ले लेती है, तो इसको हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर हमारे शरीर की ही नॉर्मल कोशिकाएं हैं जिनमें जीन में या DNA में डैमेज हो चुका है। बिल्कुल डॉक्टर अर्पण, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। हाल ही में कैंसर के केसेस काफी बढ़ चुके हैं, इसकी वजह क्या है? क्या कैंसर की कोई वैक्सीन भी आती है? क्योंकि लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल होता है कि क्या कैंसर की भी कोई वैक्सीन है। जी, जैसा ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पूरे सोसाइटी में पता होना चाहिए, जिससे हम इस बीमारी को कम से कम कर सकते हैं और इसे अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। कैंसर के बढ़ने का कारण जो है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। पहले जो हमारा खाना पीना था उनमें जो परिवर्तन आए हैं, जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हमारे खानों में मिले हुए हैं, जो फूड एडल्ट्रेशन यानी मिलावटी जो खाना है, उनसे भी कहीं ना कहीं खाने की जो गुणवत्ता है वो बहुत कम हो रही है और उस कारण से कैंसर्स बढ़ रहे हैं। दूसरे कारण है कि जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम बैठे हुए हैं, मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी आ रही है, इनसे भी कैंसर कोशिकाएं जो हैं उन्हें मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हमारी इम्यूनिटी कम होने के कारण इन सब सेल्स को हम हमारी बॉडी से हटा नहीं पाते, तो इन कारणों से कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, जैसे कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर आदमियों में पाया जाता है, उसका मुख्यतः कारण आप सभी और हम सब जानते हैं, तंबाकू है, या तंबाकू के जितने विविध प्रकार हैं, स्मोकिंग मानिए, गुटखा, मसाला, सुपारी, ये सब चीज़ें जो हैं ये कैंसर कारक होती हैं। अगर हम इन्हें ठीक करें, हमारी लाइफस्टाइल ठीक करें, रोज़ आधा से 1 घंटा व्यायाम करें, मेडिटेशन करें और इन सब चीज़ों को छोड़ें, तो कैंसर हम कम कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका कि हम इसे कैसे वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के लिए देखा जाए, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पहले महिलाओं में गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता था, जो कि मेनली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। और ये HPV जो वायरस है, इसकी एक वैक्सीन है और इस वैक्सीन को अगर हम लेते हैं तो ये कैंसर 98 से 99% चांस है हम हमारे शरीर से इसे हटा सकते हैं, इसे होने से रोक सकते हैं। ये वैक्सीन जो है मल्टीपल प्रकार की आती है। इन्हें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के करीबन 100 स्ट्रेन होती हैं, तो कई वैक्सीन 2 स्ट्रेन रखती है, कोई वैक्सीन 4 स्ट्रेन रखती हैं, और अभी कई वैक्सीन आई हैं जो 9 स्ट्रेन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के रखते हैं। इन वैक्सीन को लेने से इन्हें नियमित या तो 2 डोज में या कभी कभी 3 डोज में, अलग अलग उम्र के हिसाब से इसमें लिया जाता है। ये वैक्सीन को 9 साल से लेकर हम 15 से 16 साल की महिलाओं में, लड़कियों में लगाते हैं और इससे इस कैंसर को हम कम कर सकते हैं। फिर दूसरा कैंसर जो हमारे वैक्सीन से कम किया गया है वो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन से कम किया गया है, और ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है ये हमारे इंडियन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, और इस प्रोग्राम के कारण से हम इस कैंसर को बहुत ज़्यादा कम कर पा रहे हैं। और HPV की भी वैक्सीन हम हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करने वाले हैं। ऐसा गवर्नमेंट का अभी जो आया था उसमें बताया गया है कि ये वैक्सीन इंक्लूड की जाएगी और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर यूसुफ, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, आपसे समझना चाहते हैं कि कैंसर के आम लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है और लोग ये कहते हैं कि कई बार उन्हें कैंसर का पता बहुत लेट से चलता है और कई बार बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी होती है, इसलिए मरीज का इलाज भी आगे नहीं हो पाता। इसके लक्षण क्या होते हैं, लोग कैसे समझें इसे? देखिए, कैंसर जो है शरीर के अलग अलग हिस्सों में होता है, तो अलग अलग हिस्सों के अलग अलग लक्षण रहते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए।
जैसे अचानक से किसी आदमी का वजन कम हो रहा है, उसे भूख नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, 2 महीने 3 महीने हो गए, कोई कारण पता नहीं लग रहा है, कोई अननोन रीजन से फीवर आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बुखार क्यों आ रहा है, उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, शरीर में कोई गांठ हो गया, जैसे ब्रेस्ट में या गले में या शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ हो गया जो अभी अभी आया है और वो धीरे धीरे आकार में बढ़ रहा है और ख़ास करके उसमें दर्द नहीं हो रहा है, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसी प्रकार से अगर मुंह में कोई न भरने वाला छाला है जो अभी अभी आया है और 1-2 महीने से वो भर नहीं रहा है, एक ही जगह में है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है अपने आकार में और उसमें भी दर्द नहीं हो रहा है, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम कोई खाने की चीज़ को निगलने में हमको कठिनाई हो रही है तो वो खाने की नली का कैंसर हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो वो सांस की नली या लंग का कैंसर हो सकता है, मल मूत्र के रास्ते से, बच्चेदानी के रास्ते से लगातार खून आ रहा है तो वो उस ऑर्गन का कैंसर हो सकता है। तो इस तरह का ये कुछ लक्षण होते हैं। अगर हम इनको ध्यान में रखते हैं, जरूरी नहीं कि ये कैंसर हो, लेकिन 50-60% केसेस में ये नॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन 20-30% केसेस में कैंसर भी हो सकते हैं। हमें इसकी जांच करा लेनी चाहिए, बहुत ही सुलभ जांच होती है और हम ये जान सकते हैं कि ये कैंसर है या नॉर्मल है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि कुछ आम लक्षण है जिसके बाद जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज जरूर करवाए। डॉक्टर अर्पण, आपके पास पाना चाहती हूँ, क्या बायोप्सी से कैंसर बढ़ सकता है? अक्सर ये सवाल लोगों के जहन में होता है। जी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि बायोप्सी से कैंसर बढ़ते हैं। इवन ये बताया, कई लोग ये मानते हैं कि हमने बायोप्सी कराई, या इवन कई बार ये मानते हैं लोग कि ऑपरेशन कराने के बाद भी कैंसर बढ़ता है। देखिए, ये मुख्यतः जो मिथ है ये कहीं ना कहीं लोगों की गलतियों से ही ये पूरी फैली है, क्योंकि कैंसर की ना जांचें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमने कैंसर को स्टेज नहीं किया और स्टेजिंग अच्छे से प्रॉपर नहीं हुई तो ये मिथ बढ़ता जाएगा। इस जांच को करने के लिए हम लोग सबसे अच्छी जांच बोलते हैं इसमें पेट स्कैन। जैसे मान लीजिए किसी में भी कोई कैंसर का लक्षण आ रहा है, कोई मुंह में छाला हुआ या स्तन में गांठ हुई और हमें लग रहा है कि ये कैंसर हो सकता है, तो हमें इनकी बायोप्सी करके से प्रूव करना पड़ता है कि इसकी वैरायटी क्या है, इनमें दवाइयाँ और आगे क्या लगेंगी और इसका इलाज क्या है। और जो ये मिथ आया कि बढ़ता है वो इसलिए कि उसमें पेट स्कैन नहीं किया गया। पेट सीटी एक बहुत ही एडवांस जांच है। ये जांच मुख्यतः देखा जाए तो 50 से 70% कैंसर्स में करनी चाहिए जब भी हमें 3rd स्टेज या 4th स्टेज या 2B स्टेज का कैंसर लग रहा है, क्योंकि अगर हमने किया तो हमें छुपी हुई जो इनकी गई हुई बीमारी है, मान लीजिए मुंह का कैंसर जो कि 15 से 20% लोगों में लंग में हो सकता है, कई बार वो लीवर में हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है, या स्तन का कैंसर जो इन ऑर्गन में हो सकता है। अगर हमने इन ऑर्गन की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की और हमने बोल दिया कि तो अर्ली स्टेज का, जैसे हमारे पास कई मरीज आते हैं सीटी स्कैन कराए या एक्सरे करा के आते हैं और बोलते हैं सर बाहर वाले डॉक्टर ने बताया ये स्टेज 2 का कैंसर है। मतलब भाई, इसमें पहले हमें पेट स्कैन करना है, पेट स्कैन से जांचना है कि कहीं फैला हुआ तो नहीं है। अगर ये उसी समय फैला हुआ है तो उसमें ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं है, हम उसमें दवाइयों का इलाज या सिकाई के इलाज से उसे ठीक कर सकते हैं। तो बायोप्सी से कोई कैंसर नहीं बढ़ता। 2-3 कैंसर हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि बायोप्सी तभी करें जब वो बड़े हुए हैं, जैसे कि ओवरी का कैंसर। ओवरी का कैंसर क्या होता है, एक पॉलीथीन के अंदर पानी भर गया है, वो ट्यूमर है। अगर वो ट्यूमर कहीं और फैला हुआ नहीं है जिसे हम सीटी स्कैन या पेट स्कैन से पता करते हैं, और अगर वो फैला हुआ नहीं है तो उसमें कोई बायोप्सी या कोई एफएनएसी की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसको ऑपरेट करते हैं। क्योंकि अगर वो फैला हुआ नहीं है और हम बायोप्सी कर रहे हैं तो वो पानी इधर उधर छलक सकता है। तो अगर अर्ली स्टेज में है तो ओवरी के कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर या लीवर के कैंसर, ये 3 कैंसर में अगर अर्ली स्टेज में है तो हम बिना बायोप्सी के उसमें प्रोसीड करते हैं। पर अगर बाकी जितने शरीर में कैंसर हैं उन सब में बायोप्सी की जाती है और बायोप्सी से वो कैंसर कभी नहीं बढ़ता। चलिए, तो ये एक मिथ था जिसे आपने आज क्लियर कर दिया है। डॉक्टर यूसुफ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, कैंसर के होने और इसके वापस आने से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कैंसर होता क्यों है, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के जीन में या डीएनए में डैमेज होने की वजह से होता है। तो ये जीन में या डीएनए में डैमेज होता कैसे है, तो ये पाया गया है कि 30-35% केसेस में जब हम तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इस तरह की जब चीज़ों का उपयोग करते हैं, शराब,
तो ये हमारे कोशिकाओं के सेल्स के जीन या डीएनए में डैमेज पैदा करता है। इसी तरह से जैसे कि डॉक्टर अर्पण ने बताया कि हमारी जो दिनचर्या, हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है, हमारा खाना, तो हमारी दिनचर्या, हमारा आहार, ये जो है 40% केसेस में ये हमारे जीन या डीएनए में डैमेज करता है। ये कैसे करता है कि जैसे कोई खाने में कोई पेस्टिसाइड है, कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, या हम बहुत ज़्यादा मसाले का उपयोग करते हैं, या रेड मीट जो होता है, या जो है फूड में आजकल कलरिंग मटेरियल मिला दिया जाता है, जैसे कि तरबूज को लाल करने के लिए, या सेब जो होता है एप्पल, उसको चमकाने के लिए उसमें जो मोम का जो पॉलिश कर दी जाती है। तो इस तरह के जो मटेरियल से इसको जो संवारा सजाया जाता है, वो किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर में जाकर हमारे सेल्स को, डीएनए को और जीन को डैमेज करता है। इसी प्रकार से जो बोलते हैं कि बार बार गर्म प्लास्टिक का उपयोग करने से, गर्म खाने को प्लास्टिक में अगर हम रखते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे जीन को, डीएनए को डैमेज करते हैं और सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में बदलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अर्पण, रोबोटिक सर्जरी के बारे में आप समझना चाहते हैं, क्योंकि इसका जिक्र हमने कई बार देखा, सुना भी है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर आम लोगों को नहीं पता होता है। रोबोटिक सर्जरी कैसे फायदेमंद है, क्या रोबोट सर्जरी करें तो रिस्की नहीं है, और क्या बीच में रोबोट के काम करना बंद होने का रिस्क है, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये बातें होती हैं। जी, जैसे कि हम सभी जान रहे हैं, रोबोट जो हैं ये कैंसर के इलाज या हेल्थ सर्जरीज, जो हमारी जितनी भी सर्जरीज हैं, इनमें 15 साल 20 साल में अच्छे से अपनी जगह बना चुके हैं। और रोबोट एक कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्जरी में यूज़ किया जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जो मैं पहले आपके मिथ इसको दूर करें, मिथ ये है कि जैसे रोबोट काम करते करते बीच में बंद कर सकता है। देखिए, रोबोट और सर्जन, इनमें डिस्टेंस जो है मुश्किल से 3 फीट से 5 फीट का भी नहीं होता है। हम जैसे आप इस स्टूडियो में ही देखें, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं यहाँ मशीन चला रहा हूँ, और यहाँ से सिर्फ 2 हाथ दूर या 3 हाथ दूर हमारी वो मशीन रखी रहती है, और चलाते इसे सर्जन ही है, सामने चलाते हैं। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि हमें बहुत कम चीरे से, बहुत कम यानी आधे 1-1 सेंटीमीटर के चीरे से हम दूरबीनों को और उसके जो औजार हैं उनके अंदर डालते हैं, जिससे पेट में कोई चीरा नहीं देना पड़ता है, और हम उससे बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके और फायदे, जैसे इसमें जो इसको स्कोप होता है, जिससे विज़न करीबन 5 से 10 गुना ज़्यादा होता है, जिस कारण से हम बीमारी को बड़ा करके देख पाते हैं, ताकि हम उसका बड़ा तरीके से इलाज कर सकते हैं। हमें बड़े दिखने के कारण से ज़्यादा अच्छे से दिखता है कि हमें उसकी क्लियर मार्जिन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। रोबोट में अत्याधुनिक सोनोग्राफी मशीनें जैसे जुड़ी रहती हैं, इन कारण से हमें पता रहता है कि हम जहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उसके पीछे कोई ब्लड वेसल तो नहीं चल रही है, और उसकी दूरी हमारे इस कट करने वाले स्ट्रक्चर से कितना दूर है। इस कारण से हम बड़ी बड़ी इंजरी से बच सकते हैं, और हम बीमारी को बहुत अच्छी मार्जिन से निकाल सकते हैं। रोबोट का इलाज जो है कई सारे कैंसरों में बाकी सामान्य सर्जरी से बहुत बेहतर माना गया है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, जिसमें रोबोट एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे कैंसर सर्जन्स के लिए। दूसरा हो गया ईसोफेगस की सर्जरी, वर्दाइन यानी कि गर्भाशय के जो ऑपरेशन होते हैं, या तो गर्भाशय के ट्यूमर या इवन गर्भाशय की बेनाइन कंडीशन में भी रोबोट से जो ऑपरेशन होते हैं, इवन एंडोमेट्रियोसिस में भी रोबोट की सर्जरी जो रहती है बहुत ही अच्छी रहती है, जिससे इंजरी बहुत कम होती है और बीमारी को हम बहुत दूरी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो रोबोटिक सर्जरी ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। डॉक्टर यूसुफ, हाल ही की अगर बात करें तो कैंसर के केसेस काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, काफी लोगों से इसके बारे में हम सुनते भी हैं। इसकी आखिर वजह क्या है? देखिए, जैसे कि अभी बातें चल ही रही थी कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इसका उपयोग तो बढ़ा है, लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं लोगों में, स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा कारण बन के आ रहा है बहुत सारी बीमारियों का, और ये जो है कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस जो है लोगों में आजकल कैसे पैदा हो रहा है कि हम लोग जो है खास करके जो यंगर पॉपुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना सोशल मीडिया में बिताते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं, उसकी वजह से उनके शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कोशिकाओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। न सिर्फ ये स्ट्रेस जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर और दूसरी बीमारियां कराते हैं, बल्कि कई बार ये कैंसर जैसी खराब बीमारियां भी कराते हैं, क्योंकि जब आदमी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है
तो ना तो वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, ना ही वो अपने हेल्थ पर ध्यान देता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ओवर ईटिंग करने लगता है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो जाती है, और भी बहुत सारे हार्मोनल बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमें कैंसर करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि पहले भी चर्चा हुई कि फूड में बहुत सारा एडल्ट्रेशन हो रहा है, लोग रेगुलर एक्सरसाइज जो है कम कर रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में देते हैं, वैक्सीन्स वगैरह प्रॉपर लगाते हैं, तो हम कैंसर को होने से भी रोक सकते हैं, और इसे दोबारा हो, अगर किसी को एक बार हो भी जाता है और वो अच्छी आदतों को अपनाता है तो उसको दोबारा होने से भी रोका जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर अर्पण, छत्तीसगढ़ में कैंसर की जांच और इलाज में क्या क्या एडवांसमेंट मिलेंगे, और साथ ही समझना चाहते हैं आपसे कि संजीवनी हॉस्पिटल में क्या कुछ नई तकनीक है कैंसर के इलाज के लिए। जी, जैसा हम सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ करीबन 23-24 साल पहले ही ये स्टेट बना है, और इन 23-24 साल में छत्तीसगढ़ इतना ग्रो किया है कि कैंसर के इलाज के लिए अब हमारे अस्पताल में रीवा, सतना, शहडोल, इवन जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, मंडला, इनके पूरे मरीज हमारे पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अत्याधुनिक जांचें हैं, और एक स्टेट नया बनने के कारण यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ मिली, जिस कारण से हम अत्याधुनिक मशीनों का इलाज, मशीनों से इलाज आयुष्मान के या आयुष्मान की जो रिलेटेड ESIC हैं या रेलवे हैं या SCCL, इन सब की उसमें हम बड़ी बड़ी मशीन, बड़ी बड़ी जांचें, पेट स्कैन, रोबोट, इन सब से उनका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं कैंसर के क्या इवन सभी प्रकार के इलाजों में बहुत सारे शहरों से बहुत आगे निकला है। यहाँ पे लोगों को एक पर्सनल केयर मिलती है, और वो जो भाषा का एक गैप है उस कारण से जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ही रहने के कारण से उन्हें संपूर्ण इलाज यहाँ पे अच्छे से मिल रहा है। उड़ीसा का जो एक बेल्ट है वो पूरा का पूरा अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एक आता है, और उनका भी एक अत्याधुनिक मशीनें या जांचों के द्वारा या इलाज के द्वारा हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कैंसर जो है छत्तीसगढ़ में जैसा देखा जाए, मुंह का कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर, ओरल कैविटी हो गया, स्तन का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, स्पेशली देखा जाए तो सरगुजा एरिया में हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, और ये कैंसर का इलाज हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कैंसर के इलाज में ना एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है कि मरीज सिर्फ एक बार इलाज करा के अपने डॉक्टर से दूर नहीं होता है, उसको 3-3 महीने, फिर 6-6 महीने, फिर साल में एक बार आके दिखाना पड़ता है। इवन कैंसर के इलाज में सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं, सिकाई भी लगती है, कई बार कीमो भी लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मरीज जो पहले बॉम्बे जाता था, हैदराबाद जाता था, दिल्ली जाता था, इन सब के लिए अब उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो यहीं अपने पास में 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के रेंज में ही यहाँ पे आके अच्छे से जो विश्व स्तरीय इलाज होता है, जैसा कि हमारा हॉस्पिटल जो है CBCC USA अमेरिकन बेस्ड हॉस्पिटल है, उस बेस्ड ट्रीटमेंट का वो यहाँ पे लाभ उठा पाता है। बिल्कुल डॉक्टर यूसुफ, इसके पहले शुरुआत में हमने प्रोग्राम में कैंसर की कोई वैक्सीन अवेलेबल है क्या, इसका जिक्र किया था। आपसे जानना चाहते हैं अगर अवेलेबल है तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं, कभी लगानी चाहिए, क्या इसका पूरा प्रोसेस है आगे? जैसा कि डॉक्टर अर्पण ने पहले ही बताया कि जो सर्वाइकल कैंसर है इसके अगेंस्ट बहुत ही अच्छा वैक्सीन आ चुका है, क्योंकि ये कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। ये वायरस हमारी कोशिकाओं में जाकर हमारे जीन को, DNA को डैमेज करके कैंसर कराता है। तो हम इस वायरस के इन्फेक्शन को हमारे सेल्स में होने से रोक सकते हैं ये वैक्सीन लगाने से। और जैसा कि पहले भी बताया गया कि 4 तरह के जो स्ट्रेन होते हैं वो 85% कैंसर कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और आजकल जो 9 स्ट्रेन्स होते हैं जो लगभग 90 to 95% कैंसर करा सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर, उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन बन चुका है। ये वैक्सीन जो है उन बच्चियों में जो जिनकी उम्र 9 साल से लेकर 15 से 20 साल है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, इवन अगर मैरिज नहीं हुई है तो 25 साल की महिलाओं तक में भी इसका जो है उपयोग होता है। कभी कभी पुरुषों में भी ये ओरल कैंसर होने से भी ये बचा सकता है, इसलिए यंग लड़कों में भी आजकल जो है ये वैक्सीन लगाया जाने लगा है। और इसके अलावा डॉक्टर अर्पण ने पहले भी बताया कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो लीवर कैंसर कराने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन भी जो होता है वो इस प्रकार के हेपेटाइटिस बी बीमारी को होने से और उसके बाद उसके होने वाले कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है। बिल्कुल डॉक्टर अर्पण, फ्रोजन सेक्शन से स्तन बचाने वाले इलाज कैसे किए जाते हैं और क्या ये इलाज छत्तीसगढ़ में भी अवेलेबल है? जी, छत्तीसगढ़ में स्पेशली संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल में
इस विश्व की जितनी अत्याधुनिक इलाज होते हैं कैंसर के लिए, जैसे रोबोट हो गया, फ्रोजन सेक्शन हो गया, पेट स्कैन जांचों के लिए, सब हमारे संजीवनी में अवेलेबल है। और फ्रोजन सेक्शन की खासियत देखा जाए तो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में ही नहीं है, इवन गुदाद्वार के कैंसर, लिंग बचाने वाले कैंसर, अंग बचाने वाले जितने भी बॉडी के कैंसर, किडनी बचाने वाले कैंसर, जो किडनी बचाने के इलाज है, इन सब में फ्रोजन सेक्शन की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज से 10 से 15 साल पहले स्तन की कोई भी छोटी से छोटी गांठ होती थी तो स्तन पूरा निकाला जाता था। ये उसी प्रकार की बात हो गई कि अगर स्तन में कैंसर है तो क्या पूरा शरीर निकाल दें? ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एडवांस मशीन जैसा कि फ्रोजन सेक्शन है, इनकी मदद से हम लोग पहले जो कैंसर है उसको दूर दूर से निकालते हैं और मशीन में चेक करते हैं कि पहले सही में कैंसर है कि नहीं है, दूसरा उसकी मार्जिन कैसी है, और तीसरा कि उसमें ऐसा कोई कंपोनेंट तो नहीं है जिससे स्तन बचाने से 5 साल 10 साल में बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रोजन सेक्शन की मदद से ही स्तन बचाने के इलाज किए जाने चाहिए और इससे करीबन 50 से 70% लोगों में हम स्तन बचाने का इलाज कर सकते हैं। इवन आजकल कुछ जेनेटिक टेस्ट भी बहुत सारे आए हैं जिनसे हम 50% लोगों में कीमोथेरेपी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उनके मार्कर अच्छे आ रहे हैं स्तन कैंसर में, ERPR पॉजिटिव जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं, अगर ये सब पॉजिटिव मिल रहा है तो हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं और उन जेनेटिक टेस्ट से 50 से 70% लोगों में हम कीमो से भी उन्हें बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, इसके पहले हमने रोबोटिक सर्जरी के बारे में जाना कि नई टेक्निक है, इससे कैसे इलाज होता है कैंसर के। इसके अलावा और क्या कुछ नई तकनीक आ चुकी है इस वक्त? देखिए, कैंसर के इलाज में रोबोटिक सर्जरी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि इसमें मैग्नीफिकेशन इतना ज़्यादा होता है, 300 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है कि छोटे छोटे जो गांठें हैं, वो जो छोटे छोटे भी गांठों को, टिश्यूज़ को हम वहाँ पर आसानी से देख करके हम पूरी तरह से उसे निकाल सकते हैं। डीपर एरिया में जहाँ पर हाथ का पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पर रोबोट के जो बहुत ही पतले पतले आर्म और कैमरा, मतलब ये समझिए कि हमारी आँख और हमारा हमारा हाथ और हमारी आँख उस गहराई तक के जा सकती है रोबोट की मदद से। इसके अलावा फ्रोजन सेक्शन, जिसमें हम ऑपरेशन थिएटर में ही पता कर लेते हैं कि पूरी तरह से कैंसर निकला है कि नहीं, पूरा मार्जिन फ्री है कि नहीं। पेट स्कैन एक बहुत ही अत्याधुनिक जांच है, पूरे शरीर में कैंसर शरीर के किस हिस्से में फैला हुआ है बहुत ही सटीक ढंग से हम पेट स्कैन से पता कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये पता नहीं किया गया, जैसे मान लो किसी महिला को ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है और उसके शरीर के किसी दूसरे हिस्से में कोई गांठ है और हमें पता ही नहीं, हम सिर्फ एक ऑपरेशन कर, अगर हमें पता चल जाए कि किसी दूसरी जगह में भी है तो उसी समय ही उसका इलाज कर दिया जाता है, जिससे वो दोबारा 3 महीने 6 महीने बाद उसके दोबारा होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके अलावा अभी जो एक बहुत ही आधुनिक चीज़, जो आधुनिक ट्रीटमेंट थेरेपी जो संजीवनी में आई है, वो है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि चौथे स्टेज में मरीज आता है और उसके बाद ये हो जाता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में अभी एक पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट शुरू किया गया है, बहुत ही रिसेंट 2-3 महीने में। इसमें ये जो रायपुर के अलावा ये शहर बहुत ही मेट्रो सिटीज़ में ये डिपार्टमेंट होता था। इसमें क्या होता है कि कैंसर के जो मरीज जिनमें ये अब समझ में आ चुका है हमें कि अब बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, उसमें ये पैलिएटिव थेरेपी बहुत कारगर होता है। उसके सारे सिम्टम्स को, उनके दर्द को, उनकी जो मानसिक स्थिति है, परिवार वालों की जो मानसिक स्थिति है, उनका सबका इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से केयर किया जाता है और उनको होम बेस्ड केयर प्रदान किया जाता है। मतलब पेशेंट जो बहुत ही टर्मिनल स्टेज में है, जो अस्पताल में नहीं आ सकता, उसको अस्पताल में लाने की ज़रूरत नहीं है। पैलिएटिव केयर के द्वारा हम उनको घर में ही वो सारी फैसिलिटी और वो सारा ट्रीटमेंट हम मुहैया करा सकते हैं। डॉक्टर अर्पण, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, इसलिए बहुत ही संक्षेप में आपसे एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ। इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी से कैसे अलग होती है? बहुत ही संक्षेप में बताइए, समय की जरूरत है, थोड़ी कमी है हमारे पास। कीमोथेरेपी में जो है वो कैंसर सेल्स को दवाइयों के द्वारा मारा जाता है और इम्यूनोथेरेपी में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है, जिससे वो इम्यूनिटी उस कैंसर सेल को मारे। ये एक संक्षिप्त है। दूसरा ये है कि इम्यूनोथेरेपी में साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, जैसे बाल झड़ना, कई बार लूज मोशन होना, उल्टी होना, ये सब जो कीमोथेरेपी में कई बार देखने को मिलते हैं, वो इम्यूनोथेरेपी में बिल्कुल नहीं होते हैं। जी
बिल्कुल डॉक्टर अर्पण, डॉक्टर यूसुफ, आप दोनों ने हमारे प्रोग्राम से हमारे साथ जुड़े और कई सारी नई तकनीकों के बारे में आपने जानकारी दी। कैंसर से कैसे बचा जा सकता है और कैसे इसके क्या कुछ लक्षण है, इसको लेकर आपने तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर सेहत अच्छी है तो बाकी सब कुछ अच्छा। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।